वालेकुम दोस्तों, सेठ भी मौजूद फकर में कुछ जान देते। एक मरासी के घर आ गया जनाब मेहमान, और मरासी के पास उस मेहमान को ठहराने के लिए जो गुंजाइश थी वो कम थी, यानी चारपाइयाँ वगैरह कम थी। तो उसने सोचा कि मैं अपने पड़ोसी से कोई एक आध चारपाई उधार मांग लेता हूँ ताकि मेहमान को ठहराया जा सके। वो जनाब एक पड़ोसी के दरवाजे पर गया, दरवाज़ा नॉक किया, अंदर से पड़ोसी निकला। उसने दरख्वास्त की कि जनाब एक चारपाई की ज़रूरत है, आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरे घर मेहमान आ गया। तो पड़ोसी ने जवाब दिया उसको कि जनाब मेरे पास तो ऑलरेडी सिर्फ 2 चारपाई हैं, एक पे मैं और मेरा बेटा सोते हैं, दूसरी पे मेरी बीवी और मेरी बहू सोते हैं। मरासी को अंदाजा हो गया कि जनाब इस करो जवाब है। तो उसने आगे से उनको बात कही। उसका ये कहना था, मरासी ने ये जवाब सुनकर उनको कहा कि पायन मनिया भावें ना दो, तरतीब तो सीधी रखो। ये लतीफ़ा आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपकी खिदमत में क्यों पेश किया। ये मुझे याद आया लतीफ़ा शहबाज शरीफ साहब की तरफ से उस ऐलान के ऊपर जो उन्होंने पेट्रोलियम कीमतों की जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो कम होने के जवाज के तौर पर पेश किया। और वज़ीर आज़म साहब का ये कहना था कि अगरचे इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन हम ये जो रिलीफ है ये हम अवाम को मुंतकिल नहीं कर रहे, इस वजह से कि इस रकम से बलूचिस्तान में मोटरवे तर्ज की नेशनल हाईवे बनाई जाएगी। ना सिर्फ बलूचिस्तान में नेशनल हाईवे बनाई जाएगी बल्कि इसके साथ साथ ये जो खच्ची कनाल का फेज 2 है वो भी मुकम्मल किया जाएगा, और फिर सखर से हैदराबाद और कराची तक मोटरवे भी तामीर की जाएगी। आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमारे वजीर आजम साहब को यह जो तामीर तरक्की है उसका किस हद तक उनमें जोश जज्बा पाया जाता है, और उसके लिए उन्होंने जनाब जवाज क्या तलाश किया। पर तुझे सीधी तरह कह दे कि जनाब हमने ये रिलीफ मुंतकिल नहीं करना क्योंकि खजाने में कमी है। IMF दोबारा आकर बैठ गया है और IMF ने कहा है कि जनाब बजट तक आपको अपना जो सरप्लस है वो शो करना है। सीधी सी बात है, लोगों को समझ आ जाती है। और वाकईतन बात भी ठीक थी कि 1 महीने के बाद बजट पेश होना है और बजट के लिए अकाउंट्स में पैसे होने जरूरी हैं। सीधी सी बात थी, आसान तरीके से कह दी जाती, समझ भी आ जाती। लेकिन ये जवाज क्रिएट करना कि बलूचिस्तान के अंदर सड़कें बनानी है, खच्ची कनाल फेज 2 बनाना है, सखर से हैदराबाद और हैदराबाद से कराची तक मोटरवे बनानी है सिर्फ 15 दिन की कलेक्शंस के जरिए, तो ये तो एक सीधा सा फ्रॉड है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि अगर जनाब वजीर आजम अपने इस जवाज के अंदर दुरुस्त होते और जनाब वो ये जो वाकईतन रिलीफ है ये अवाम तक मुंतकिल करने की बजाय तामीर व तरक्की पर लगाते, तो उनको सबसे पहले अपने उस ऐलान पर अमल दरामद करना चाहिए था जिसके जरिए उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि उनकी काबीना का कोई रुकन तनख्वाह वसूल नहीं करेगा, और कम अज कम उनको अपने इस 1 साल के टेन्योर के अंदर कौमी असम्बली के अरकान की जो तनख्वाहें हैं उनको फेडरल सेक्रेटरी के लेवल के ऊपर ना करने की जरूरत पाती। उन्हें अपनी काबीना के अरकान की तनख्वाहों में 280% इजाफा करने की जरूरत पेश ना आती, और बिजनेस क्लास की टिकट्स की तादाद को 30 करने की जरूरत ना आती। ना सिर्फ ये बल्कि वो सूबाई असम्बली जहां पर उनकी जमात की हुकूमत है वहां पर भी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो सादगी की अजीम शान मिसालें कायम की गई हैं, यानी पंजाब, वहां पर भी इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए 500% तनख्वाहों में इजाफा किया गया है अरकान सूबाई असम्बली का। लिहाजा यह कहना कि जनाब ये जो पैसे हैं हम यहां से बचाकर वहां पर खर्च कर सकते हैं, तो उसके लिए जनाब वजीर आजम को जनाब ये जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है इसको सबसे पहले कुर्बानी पेश करनी चाहिए थी। दूसरी जानिब हम अगर इस बात का इजहार करते हैं, बलूचिस्तान बिलाशुबा पाकिस्तान का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक नौइयत का अहमियत के एतबार से सूबा है, लेकिन सबको मालूम है कि इस वक्त बलूचिस्तान के हालात क्या हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त बदअमनी की लहर जो है वो कितनी शिद्दत के साथ मौजूद है। क्या वजीर आजम साहब इस बात का जवाब देना पसंद करेंगे कि जो ऑलरेडी शहराएं बलूचिस्तान में बनी हुई हैं जहां पर दहशत गर्द शनाख्ती कार्ड देखकर माथे के दरमियान में गोली मारते हैं, ये वही सड़कें हैं जो कि पाकिस्तान के 3 सूबों के टैक्स पेयर्स से कलेक्ट होकर बलूचिस्तान में बनाई गई हैं, लेकिन उन सड़कों के ऊपर जो गोली है वो पंजाबियों को मारी जाती है, और फिर उन्हीं सड़कों के में चलने वाली बसों की छतों के ऊपर उन लाशों को लोड करके पंजाब में भिजवाया जाता है। उन लाशों के लिए बलूचिस्तान के अंदर एम्बुलेंसेस नहीं है जहां पर रखकर उन लाशों को पंजाब की हदूद में धकेला जा सके। तो क्या कम से कम वज़ीर आज़म साहब इस बात का भी इजहार कर देते
कि जनाब इन लाशों को कम से कम इज्जत और एहतराम के साथ पंजाब तक पहुंचा दिया जाएगा, कम से कम एम्बुलेंसों में ताबूत रखकर इनको भिजवा दिया जाएगा, ताकि पंजाबियों को इस बात का एहसास हो कि जनाब वो जो टैक्स पेयर्स के पैसे, खून पसीने के पैसे जो 3 सूबों से बिजली की कलेक्शन नहीं होती, उन 3 सूबों का जो बिजली की चोरी का बोझ है वो अकेला पंजाब उठाकर जनाब बिल अदा करता है, और उसके एवज जनाब गाली पड़ती है पंजाब को नीलम झेलम प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर सिर्फ पंजाब से हर बिजली के बिल के ऊपर टैक्स काटे गए थे कि जनाब ये नीलम झेलम ये जो डैम है ये बनेगा, इस डैम से जनाब बिजली बनेगी, बिजली की कीमतें सस्ती होंगी, और बिजली की कीमतें सस्ती होने के नतीजे से लोगों को रिलीफ मिलेगा। नतीजा क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। नतीजा यह मिला जनाब कि इस डैम के चक्कर के अंदर आजाद कश्मीर वालों ने अपनी बिजली को मुफ्त करा लिया, उस बिजली को मुफ्त करा लिया जिसके डैम की बनाने की कीमत मैंने और आपने अदा की थी। आप इससे अंदाजा करें, कल ओवरसीज कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जनाब वजीर आजम साहब ने भी खिताब किया और जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी खिताब किया। वजीर आजम ने वहां पर मराद की गंगा को बहाया। वजीर आजम साहब ने ऐलान किया जनाब ओवरसीज के लिए खसूसी जो है वो अदालतें कायम की जाएंगी। वजीर आजम साहब की तरफ से ऐलान किया गया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चों को पाकिस्तान की जामियात में पढ़ाने के लिए खुसूसी कोटा दिया जाएगा। अब मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कोटा दिया जाएगा, उनको जनाब यहाँ पर प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए उनको भरपूर जो है वो सहूलियात मिलेंगी, उनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए 1 विंडो ऑपरेशन मिलेगा। और वज़ीर आज़म साहब का ये कहना था कि जनाब मेरे दफ्तर का दरवाजा खोल के जो बंदा अंदर आएगा जनाब मैं उसकी चुटकी बजाते हुए उसके तमाम मसाइल को हल करूंगा और किसी के रास्ते में कोई रुकावट को क्रिएट नहीं किया जाएगा। जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बरमला इस बात का इजहार किया इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती और ना ही दहशतगर्दी पाकिस्तान को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा सकती है। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि एक जानिब इस बात का इजहार किया जा रहा है कि हमने बलूचिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट देनी है और उस डेवलपमेंट के नाम के लिए जो जवाज है पेट्रोलियम की कीमतों में रिलीफ ना देना वो ये करार पाया है कि जनाब आपको रिलीफ नहीं देनी, हमने जो पीडीएल है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इसकी जो शरह है उसमें इजाफा कर देना है। पेट्रोल में 70 की बजाय अब 78 रुपए पंजाबियों से वसूल करने हैं और डीजल में जनाब उसमें भी पीडीएल के अंदर 8 रुपए का इजाफा कर दिया जाएगा। और झुंझुना क्या दिया गया है 3 महीने के लिए जनाब आपको जून तक जो बिजली है वो 7 रुपए 40 पैसे पर यूनिट का मिलेगी, जो कि ऑलरेडी ये इंटरनेशनल प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से बिजली ऑलरेडी कम थी लेकिन ये झुंझुने हमारे लिए मिल जाते हैं वापस। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इस वक्त बलूचिस्तान में जिस तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का यह कहना है कि जनाब वहां पर दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी नाकाम होंगी, तो नाकाम कैसे होंगी? नाकाम इस वजह से होंगी कि उनके रास्ते में रुकावट को क्रिएट किया जाएगा। नाकाम इस वजह से होंगी कि उनको ताकत के जरिए जवाब दिया जाएगा और दहशतगर्दी और दहशतगर्दों का कला कमा किया जाएगा। और कला कमा करने के लिए वहां पर आपको पैसों की जरूरत है ताकि आप गोलियां खरीद सकें, आप बंदूकें खरीद सकें। इसके अलावा तो दहशतगर्दों को गुलेलों से तो नहीं मारा जा सकता ना, बंटे तो रख के नहीं चलाने, पेट्रोल बम प्लास्टिक की बोतलों में तो नहीं बना के डालने ना। अगर दहशतगर्दों का मुकाबला करना है तो आपके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होने चाहिए, आपके पास नाइट विजन ग्लासेस होने चाहिए, आपके पास थर्मल वो जो है जिसको जांच कर रात के टाइम में अंदाजा किया जा सकता है कि कौन सा बंदा या जानदार आपके कुर्ब जवार में मौजूद है, तो वो तमाम चीजें आपके पास होनी चाहिए और उसके लिए पैसे दरकार हैं। हकीकत में मैं अगर आपसे ये गुजारिश करूं कि इनफैक्ट इस वक्त जो बलूचिस्तान है वो वाकईतन पॉइंट ऑफ कंसर्न है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और पाकिस्तान की रियासत के लिए भी, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर सड़कें बनानी है 100 बिस्मिल्लाह, बलूचिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है 100 बिस्मिल्लाह, बलूचिस्तान के लोगों को आला तालीमी सहूलियात देनी है 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन आपको कम अज कम बलूचों को यह बात तो बावर करानी चाहिए कि जनाब आप जो पंजाब को गाली देते हैं, आप जो पंजाबियों को गोलियां मारते हैं, आप जो पंजाबियों को दरअंदाज कहते हैं, आप जो कहते हैं कि हमने गैर बलूची को या गैर पश्तून को अपने एरियाज में नहीं रहने देना, कम से कम इस पर तो हया कर लें।
लेकिन आपने नहीं किया ना, क्योंकि इस तरह की बात करने के से आपके लिए गुंजाइशें कम हो जाती हैं। कल महमूद खान अचकज़ई ने क्या कहा आपके सामने, ये इशू मैंने रखा था कल, जब मैंने आपको बताया था कि BYC ने, ये जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने मारंग लागू के हवाले से फैसला दिया है कि जनाब इसकी ये जो 3 MPO के खिलाफ दरखास्त है इसको मुस्तरद कर दिया जाएगा, कहा जाएगा कि ये हमारी जुरिसडिक्शन नहीं है, आप होम डिपार्टमेंट बलूचिस्तान से रजू करें और वहां से रिलीफ हासिल करें। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि BYC की तरफ से कोयटा प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का ऐलान कि जनाब मारंग लागू और दीगर BYC के रहनुमा जिन्होंने हॉस्पिटल से लाशें चुराई हैं दहशतगर्दों की ताकि उनकी शिनाख्त ना हो सके, इस चक्कर के अंदर जनाब एक और एहतजाज की कॉल दी जाएगी और कहा जाएगा बलूचिस्तान के अंदर कि ये जो तासुर है रियासती जबर का वो हमने डेवलप करना है। अब रियासती जबर के हवाले से जो बयानियां इस वक्त डॉक्टर मारंग या उसके हमनवा लेके चल रहे हैं, क्या तोड़ है हमारे पास? हम किस तरीके से पंजाबियों को, सिंधियों को, पश्तूनों को, बलोचों को ये बात बावर कराएंगे कि ये लोग जो इस वक्त आपके सामने सौदा बेच रहे हैं कि जनाब हमारे बंदे लापता हो गए हैं या हमारे बंदे इस वक्त फोर्सली डिटेन्ड हैं, तो क्या ये बयानियां दुरुस्त है? अगर दुरुस्त है तो कैसे दुरुस्त है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है? ये लोग कहां पर गए हैं? इस हवाले से स्टेट की तरफ से कोई ना कोई बयानिया तो सामने आना चाहिए। जब स्टेट की तरफ से कोई बयानिया सामने नहीं आएगा तो फिर ये जो वैक्यूम है ये ना सिर्फ बढ़ेगा बल्कि इस वैक्यूम के जरिए बहुत सारे लोगों को ऐसे तबाहकुन नैरेटिव के जरिए अट्रैक्ट किया जाएगा। आज ही आप देखें कि एक मैंने देखा था अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर एक नौजवान की तस्वीर थी जिसके बारे में ये बात कही जा रही है कि जनाब वो डॉक्टर मारंग का रिश्तेदार है और वो लोरा लाई के किसी मुकाम पर मौजूद था, अपनी फैमिली के हमरा पिकनिक मना रहे थे। वहां पर जनाब फोर्सेस ने या इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक किया और उस बच्चे को वो उठाकर ले गए। बच्चे की तस्वीर लगाई हुई है और साथ ये बात बताई जा रही है कि ये बच्चा इनफैक्ट MD कैट की तैयारी कर रहा है। 22 अप्रैल से इसके पेपर्स स्टार्ट होने हैं। ये वो टाइम है जब इस बच्चे को अपनी तालीम और तरबियत पर तवज्जो देनी चाहिए, अपनी एजुकेशन को इन्हांस करना चाहिए। MD कैट के अंदर नुमाया पोजीशंस लेनी चाहिए ताकि उसको मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिला मिल जाए, बजाय इसके कि उसको तालीम दी जाए। ये एजेंसियां उसको उठा के ले गई हैं। अब चूंकि उसको उठा के ले गई हैं तो अंदर से अब एक दहशतगर्द बाहर आएगा। अब ये जो एक नैरेटिव है जिसको डेवलप किया गया है, इसके रास्ते में रुकावट किसने क्रिएट करनी है? क्या ये जो सड़कें बनाने से नैरेटिव रुकते हैं? ये जो इस वक्त BYC है या BNP है या BNA है या इस मजीद ब्रिगेड है, इस जैसी जो तंजीमें हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आपका क्या ख्याल है सड़कें बनाने से ये रुक जाएगा काम? ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। वजीर आजम साहब को चाहिए कि वो लोगों के सामने हकीकी पोजीशन को रखें, लोगों को ये बताएं कि इस वक्त वाकयातन रियासत को दरपेश चैलेंज क्या है। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस बात का बरमला इजहार कर रहे हैं और वो इस बात का जिक्र करते हैं ये जो ओवरसीज कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर खिताब करते हुए कि पाकिस्तान के दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं, जबकि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इस नैरेटिव को लेकर आगे चलना है ना, बजाय इसके कि आपकी तरफ से उठाए जाने वाले इकदामात को पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सपोर्ट हो। आपने ऐसे कमजोर बुनियाद के ऊपर लोगों को यह बात बावर कराने की कोशिश की है कि जनाब हम आपका गला मजीद काटेंगे, हम आपको मजीद गोलियां पड़वाएंगे, हम आपकी लाशों की बेहुरमती कराएंगे, लेकिन उसके बावजूद आपने हमारे लिए तालियां बजवानी है। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, किसी भी सूरत मुमकिन नहीं हो सकता। लोग अब अंधे, बहरे और गूंगे नहीं है, ना ही आपको उनको अंधा, बहरा और गूंगा समझना चाहिए। बिलाशुबा ये जो ओवरसीज कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन के अंदर जो तकारीर की गई हैं, जिन हवालों से बातचीत की गई है, वो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हकीकी इश्यूज हैं हमें उसके ऊपर भी तवज्जो मबजूल करानी चाहिए। डॉक्टर मारंग हो या कोई भी हो, ये बात तय है
कि अब आर्मी चीफ की तरफ से जिस बात का इजहार कर दिया गया है कि जनाब ये जो दहशतगर्दों की 10 नस्लें हैं ये बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इनफैक्ट ये डॉक्टर मारंग के लिए एक बुरी खबर है, डॉक्टर मारंग और उन जैसे बाकी लोगों के लिए जो कि ये समझते हैं कि वो फॉल्स नैरेटिव को बनाकर वो प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर या वो ये तासुर देकर के बलूचिस्तान के अंदर जिसको भी उठाया जाता है या जो लापता हो जाता है या अपनी मर्जी से पहाड़ों पर चला जाता है उसको रियासती इदारे अगवा करके लेके जा रहे हैं। ये नैरेटिव ना सिर्फ तबाहकुन है बल्कि इस नैरेटिव के रास्ते के अंदर रुकावटों को क्रिएट करने के लिए एक पावरफुल रियासती नैरेटिव का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम इस नैरेटिव के लिए कोशिश करें, हम बलोचों को यह बात बावर कराएं कि आप जिन लोगों के पीछे लग रहे हैं ये आपको तबाही के गड़े में लेके जाएंगे। हम इस तासुर को क्रिएट करने की बजाय जो जवाज ले रहे हैं बलूचिस्तान में तामीर तरक्की के लिए वो मेरा नहीं ख्याल के दुरुस्त है। बराए करम अगर इसकी इस्लाह कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि डॉक्टर मारंग को जो इस वक्त जवाब आया है, मुझे ऐसे लगता है कि बलूचिस्तान के अंदर रियासत की तरफ से न सिर्फ ठोस इकदामात का फैसला कर लिया गया है बल्कि आने वाले दिनों में बाज़ाब्ता तौर पर इसका इजहार भी होगा और डॉक्टर मारंग के खिलाफ मजीद FIRs भी दर्ज होंगी और मुमकिना तौर पर डॉक्टर मारंग पर आर्टिकल 5 की और आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी के तहत भी मुकदमात चलेंगे। मुझे इसके अंदर कोई दो राय नज़र नहीं आ रही और BYC के लिए भी मुझे मुस्तकबिल में बलूचिस्तान की जो सरजमीन है वो तंग होती हुई नजर आ रही है। देखना यह है कि क्या ये जो इस वक्त लड़ाई चल रही है रियासत और ये जो है BLA टाइप करैक्टर्स के अंदर, इस लड़ाई के अंदर जो फैसला कुन दौर है उसका आगाज़ कब से होगा, क्योंकि अगर 10 नस्लों तक लड़ाई लेकर चलनी है तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा बेहतर सूरत हाल है। अलबत्ता देर एंड देन की बुनियाद पर अगर फैसला कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।